अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की उपचुनाव को लेकर। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सुरेश खन्ना को सिसमऊ सीट के प्रभारी बनाया गया है। सिसमऊ से दलित चेहरे को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। इस दौरान इरफान सोलंकी को सजा के बाद यह सिसमऊ सीट खाली हुई थी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हलचल पूरी तरह से तेज है। इस दौरान 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान भी तैयार किया है। सिसमऊ सीट की बात करें तो सुरेश खन्ना को सिसमऊ सीट के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। सिसमऊ से दलित चेहरे को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को सजा के बाद सिसमऊ सीट खाली हुई थी। यानी अब जिस तरह से सिसमऊ सीट खाली है, अब यहां उपचुनाव होना है। उपचुनाव को देखते हुए संजय खन्ना को सिसमऊ सीट के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें विधानसभा के उपचुनाव पर है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें सिसमऊ सीट भी शामिल है। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी निराशाजनक परिणाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को देखना पड़ा था। महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। इसी चीज को देखते हुए अब उपचुनाव में फिर से पैठ बनाने के लिए, फिर से कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। तैयारियों को देखते हुए अब मास्टर प्लान बीजेपी ने तैयार कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को काफी निराशाजनक एक तरह से झटका भी लगा, निराशाजनक प्रदर्शन रहा, काफी निराशा हाथ लगी, वहीं अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किस तरह से हलचल और बीजेपी की क्या तैयारियां? हैं जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लग। एक बार फिर से कृष्णा को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी निराशा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी थी, निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी महज 33 सीटें जीत पाई थी, जिसके बाद अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर है। उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। कृष्णा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कृष्णा के पास चलते हैं। कृष्णा, जिस तरह से हम सवाल ही पूछा था आपसे कि हलचल जो है तेज हो गई है, बीजेपी ने नया एक्शन प्लान, नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब 2024 में ये 10 सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव में खाली हुई हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बना ली है। भारतीय जनता पार्टी ने कई दौर की बैठकें करी है। उसके बाद उसने अपने जो सरकार में जो उसके कैबिनेट मंत्री हैं, सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह, और विधायक भूपेश चौबे, और कई एमएलसी को तैयार किया है जो हर उन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और किस हिसाब से जो है वहाँ की रणनीति है कि जातीय समीकरण वहाँ का क्या है, उस हिसाब से प्रत्याशी को उतारने का काम किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ उम्मीद कर रही थी कि उसको 60 से ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से मिलेगी, तो वहीं पर उसको जो है महज जो है 30-35 सीटों में ही जो है उसके हाथ लगी और 30-35 सीटों में संतोष करना पड़ा। तो ऐसे में अब जो है भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और अपने संगठन के भी पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है और उन विधानसभा क्षेत्रों में आज से संगठन के पदाधिकारी पहुंचेंगे और 1 हफ्ते तक उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दौरे के माध्यम से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, किस आधार पे यहाँ पे 2024 में जो ये उपचुनाव होना है, टिकट का बंटवारा किया जाए। अगर विधानसभा की बात सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव से पहले भी जोर शोर से बीजेपी तैयारियां कर रही थी, काफी 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आए।
अब की बार जिस तरह से उपचुनाव की बात करें, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, अब की बार इन उपचुनाव के लिए अगर तैयारियों की बात करें, पिछली तैयारियों से क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो उपचुनाव था, जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो पिछड़ा और दलित वोट था, कहीं ना कहीं जो पीडीए रहा अखिलेश यादव का, वो पीडीए लगातार जनता के बीच में संदेश पहुंचा रहा था कि संविधान खतरे में है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद के जो युवा थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और संविधान को खतरे में बताते हुए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रदेश की जनता को साधा, उसका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिला। तो भारतीय जनता पार्टी अब इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इसमें जाएगी। और अगर बात करें सीसामऊ विधानसभा की, तो वहां से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन आगजनी मामले में जो कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, तो वहां से भी जो है वो सीट खाली हुई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे की तलाश कर रही है। 3 नाम भारतीय जनता पार्टी को वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भेजा है। उन 3 नामों में जो है चर्चा की जा रही है कि किसको टिकट दिया जाए। लेकिन अभी जो है, जब ये जो 1 हफ्ते की जो इनकी रणनीति है कि जो इनके नेता होंगे वो उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी कि उस विधानसभा क्षेत्रों में कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हो, जिनका यानी पिछली बार हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था वो काफी सटीक साबित हुआ। जिस तरह से बार बार प्रत्याशी बदले गए, हालांकि बीजेपी बार बार इस बात को लेकर घेर रही थी कि समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है, लेकिन प्रत्याशी बदलना उनके लिए जो प्रत्याशी उतारे गए काफी सक्सेसफुल रहा। ऐसे में कृष्णा, जिस तरह से आपने भी कहा कि सीसामऊ जो सीट है वहां पर दलित चेहरे की तलाश है, आखिर किसको चेहरा बनाया जाता है, किसको प्रत्याशी बनाया जाता है, किसको टिकट मिलता है, उस पर सभी की निगाहें, और उससे पहले किस तरह से समीकरण बनते हैं उस पर भी सभी की निगाहें। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे उपचुनाव को लेकर। अखिलेश यादव की यह अहम बैठक प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। यानी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी की निगाहें उपचुनाव पर है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उपचुनाव को लेकर यह बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के चयन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी मुख्यालय में आज अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण बैठक। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 80 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और इसी को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब निगाहें उपचुनाव पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें अपने कब्जे में कर पाए अखिलेश, ऐसे में अब निगाहें जो है वो उपचुनाव पर है। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता समाजवादी पार्टी को मिली है और साथ ही साथ सपा ने बीजेपी को तगड़ा झटका भी दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उस पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से बेताब है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मास्टर प्लान तैयार किया है और पीडीए के सहारे इन सभी 10 सीटों पर कब्जा करने की पूरी रणनीति बनाई गई है। अगर आज की बैठक की बात करें तो आज बिल्कुल, यानी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला देखने को मिला, काफी सटीक वो साबित हुआ अखिलेश यादव का, अब की बार उपचुनाव में भी वही फॉर्मूला दोहराया जा सकता है? निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला अपनाया और यह पीडीए फार्मूला काफी सक्सेस भी रहा लोकसभा चुनाव में, अब यह फार्मूला उपचुनाव में भी पूरी तरह से अपनाया जाएगा। और यही वजह है कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव अनुसूचित मोर्चा के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं जिसमें उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी अब कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को झटका देने के लिए पूरी रणनीति बनाई है, यहाँ तक कि कई कैबिनेट मंत्रियों को भी अब इस चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा और साथ ही साथ कई मंत्रियों को बीजेपी के प्रत्याशी
को जिताने के लिए जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। और जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, इसको देखते हुए, इस खतरे को भांपते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और हर चाल का जवाब देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव रणनीति भी तय कर रहे हैं। आज बिल्कुल, यानी लोकसभा चुनाव के बाद अब निगाहें जो है उपचुनाव पर है और यही वजह कि आज की ये बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो हो रही है काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। हालांकि बैठक के बाद क्या रणनीति बनती है, क्या रणनीति वही रखी जाती है लोकसभा चुनाव वाली या रणनीति में बदलाव होता है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब हाथरस की कर लेते हैं। हाथरस में जिस तरह से भगदड़ मची थी, जब सत्संग के दौरान भगदड़ मची, उसके बाद उस पूरे हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। वहीं हाथरस को देखते हुए, हाथरस कांड को देखते हुए आज बसपा का प्रतिनिधि मंडल हाथरस पहुंचेगा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज हाथरस जाएंगे। इस दौरान मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी वो व्यक्त करेंगे। और हाथरस सत्संग भगदड़ में आपको बता दें कि अब मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 121 की जगह अब 123 लोगों की मौत हो गई है। तो हाथरस में जिस तरह से सत्संग के बाद भगदड़ मची, जिसमें 123 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 135 से ज्यादा लोग घायल हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं अब राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई है। बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज हाथरस जाएगा। इसमें बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी शामिल होंगे। इस दौरान मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना वो व्यक्त करेंगे। तो हाथरस में बीते दिनों जिस तरह से सत्संग के बाद भगदड़ मची, भगदड़ की वजह से 123 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं सरकार की तरफ से अगर मुआवजे की बात करें, मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा जो है दिया गया है। हालांकि मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया। वहीं दूसरी तरफ अब बहुजन समाज पार्टी भी बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल हाथरस जाएगा और वहां पीड़ितों से मुलाकात करेगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हाथरस में जो पूरा भगदड़ कांड हुआ, 123 लोगों को जान गंवानी पड़ी, वहीं अब बीएसपी भी सक्रिय हो गई है और बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज हाथरस जाएगा। कितने बजे प्रतिनिधि मंडल हाथरस पहुंचेगा और क्या कुछ उसके बाद कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि हाथरस हादसे को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से तेज हो चली है। कल ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे थे। उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना और साथ ही साथ समुचित उपचार और उनकी आर्थिक सहायता को लेकर अजय राय ने सरकार से मांग भी की। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा भी इस मामले में अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में जो है बसपा का प्रतिनिधि मंडल हाथरस के लिए रवाना हो चुका है, जहां पर बसपा का प्रतिनिधि मंडल घायलों के से मुलाकात करेगा और साथ ही साथ उपचार की जानकारी लेते हुए अगर कोई समस्या होती है तो उस पर भी मांग करेगा। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से रिया यहाँ पर सियासत हो रही है, उसको लेकर भी अब राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है और सियासत का हिस्सा। बिल्कुल, यानी हाथरस हादसे को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। बीते दिन कांग्रेस ने वहां पहुंचकर, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो वहां पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, सरकार से मुआवजे की जो राशि है उसको बढ़ाने की और घायलों को इलाज देने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ अब बसपा भी सक्रिय होकर बसपा का प्रतिनिधि मंडल भी वहां पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। वहीं हाथरस सत्संग हादसे में मारे गए आत्मा की शांति के लिए विंध्याचल मंदिर परिसर में हवन पूजन किया गया। इस दौरान विंध्या पंडा समाज ने हवन पूजन कर मां विंध्यावासिनी से मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई। साथ ही लोगों से ढोंगी बाबाओं से सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही मामले में शासन और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हाथरस में
कई श्रद्धालुओं का निधन हुआ, इस पर हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रांगण से हवन के माध्यम से जितने भी घायल लोग हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ शोकाकुल परिजनों में इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम सब लोग हवन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और भगवती मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिर्जापुर से कमलेश कुमार जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से सुबह से ही आप कवर कर रहे हैं, अभी की अगर स्थिति की बात करूं, क्या कुछ स्थिति? देखिए, स्थिति यहाँ पर जिस तरह से बनी हुई है, बता दें कि ये जो 2 दिन पहले जो हादसे हुए हैं हाथरस में, उससे बहुत ही निर्दयनीय तरीके से लोगों की जान गई है। वहीं बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय बन गया है कि इस तरह से धार्मिक जगहों पर आस्था लेकर लोग जाते हैं और इस तरह से घटनाएं हो जाती है। लाखों लोग श्रद्धालु वहाँ पर सत्संग सुनने गए थे, जो कि इस तरह से जो हादसा हुआ। वहीं मिर्जापुर में भी लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मंदिर में जाकर मृत आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी के धाम में बैठकर जो है कि हवन पूजन किया जा रहा है। और वहीं बता दें, मृत आत्मा और जो घायल हुए व्यक्तियों को उनको ठीक होने की मृत आत्मा की शांति के लिए पूजन कर रहे हैं। वही चर्चा का विषय बन गया। कई राजनीतिक पार्टियां भी जाकर जो है कि अपने तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर लोगों का कहना है कि ऐसे ढोंगी बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक जो है कि मुकदमा FIR नहीं करी है। जल्द से जल्द वो जो बाबा थे, बाबा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आए हुए हैं, क्या मामला है, किस तरह से नहीं आए हैं? और लोग चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो है कि जो बाबा जी है, जो वहाँ का पूरे तैयारी कर रहे थे और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे, उन सबको जेल में डालना चाहिए। इस तरह से घटनाएं जो हो गई, और जिस तरह से जोगी बाबा जगह जगह प्रवचन कर रहे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। और बता दें कि मामले को लेकर पूरी तरह से हलचल जो है हर जगह देखने को मिल रही है। जैसा आपने बताया, मिर्जापुर में प्रार्थना सभा रखी गई, दिवंगत आत्माओं की शांति की यहाँ पर कामना की गई, पूजा अर्चना भी की गई। देखिए, पूजा अर्चना की तो हमेशा मां विंध्यवासिनी के धाम में किए जाते, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल पूजा इसलिए की गई क्योंकि वहाँ जो मृत आत्मा उनकी शांति हो सके। और बिंदा पंडा समाज के लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर रात दिन भी पूजा कर रहे हैं। माँ गंगा भी बगल में, गंगा पर भी आरती कर रहे हैं कि जो कि मृत आत्मा की शांति हो। और इस तरह से प्रवचन कहीं पे दिया अगर हो रहे तो वहाँ रोका जाए, अगर प्रवचन हो रहे हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। लोगों का कहना है कि वहां पर जिस तरह से जैसे प्रवचन होने के बाद लोग महिलाएं बच्चे बाहर निकल रहे थे, उसमें गेट कम लगे होने के कारण ऐसी भगदड़ मच गई। अगर और भी गेट लगाए जाते तो बारी बारी से लोग अपना जो है कि निकल जाते और इस तरह से हादसे नहीं होते। इसका जिम्मेदार जो है कि वहां की पूरी तरह से जिस तरह से ये हादसा हुआ, कई तरह के सवाल जो है उठ रहे हैं प्रशासन पर भी, और जो आयोजक है उन पर भी कई तरह के सवाल जो है लगातार इस दौरान बरकरार है। लेकिन सवाल ये भी कमलेश कि आखिर जो FIR जो थी उसमें बाबा का नाम यहां पर हालांकि सामने नहीं आया। वहीं इस सबके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई बाबा को ढोंगी बता रहा है, कोई कह रहा है कि पूरी तरह से ढोंग था, कोई शक्ति नहीं है बाबा में, कोई उन पर आरोप लगा रहा है कि पहले से मुकदमे दर्ज थे। आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए, उनसे जानिए कि ऐसे सत्संगों को लेकर और बाबाओं को लेकर क्या कुछ राय लोगों की। अच्छा, देखिए, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, अभी हम सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार सिंह जी। अभी 2 दिन पहले हादसा हुआ है हाथरस में, क्या कहना चाहेंगे? उसमें सारी गलती वहाँ के व्यवस्थापक की है और बाबा जी की भी है। उनको अगर इतनी पब्लिक है व्यवस्था कायदे करना चाहिए। इस पर प्रशासन की गलती तो राजनीतिक दिखा रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन की गलती नहीं है। किसको दोषी माना जाएगा? अब इसमें बाबा को और वहाँ के व्यवस्थापक को दोषी मान रहे हैं। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि पब्लिक मरी है। इसका दुख सबको प्रकट करना चाहिए। इसमें घोर लापरवाही हुई है और ये पूरे संस्था की तरफ से हुआ है। ऐसी संस्थाओं पर लगाम लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? नवनीत पांडे नाम है मेरा जी। वहाँ पर हादसा हाथरस में हुआ है, इतने बच्चे महिलाएं लगभग 180 तक मरे हैं और कुछ घायल भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर सरासर जो है दोस्ती बाबा हैं, जो कि इतना पब्लिक जुटाए हैं और उसके बावजूद प्रशासन को कुछ नहीं बताया गया। बाद में बता रहे हैं कि प्रशासन का गलती है। ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ढोंगी बाबा जो आजकल बन रहे हैं ना, वही ये सब करवा रहे हैं। उनको पहले बताना चाहिए कि हमारा इतना व्यवस्था, इतने आदमी आ रहे हैं, उस तरह से
शासन को पहले बताने से कुछ करवाना चाहिए। जब नहीं करवाए हैं तो इस तरह से हुआ है। सरासर दोषी बाबा है और बाबा को ही जो भी सजा होता है जितना जल्दी उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जो भी सजा है उसको दिया जाए और उसके सेवादार जो है वहाँ के जो आयोजक संयोजक है उनको सजा दिया जाए। अच्छा, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस ऐतिहासिक पर? सरकार सर स्वयं दे रही है, जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर रही है सरकार। केंद्र भी कर रहा है, राज्य भी कर रहा है, दोनों लोग कर रहे हैं। केवल बाबा जो भी गलती किया है बाबा से ही भरवाया जाए, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, उसी से भरवाए। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, एक आध लोग सभी बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? रमाकांत द्विवेदी भाई साहब। जी, 2 दिन पहले हादसा हुआ है हाथरस में, क्या कहना चाहेंगे? अरे उस आत्मा जो मृतक हुए हैं उन लोगों को आत्मा को शांति प्रदान करें, भगवान को शांति दे। बाबा जो फरार है उसको गिरफ्तार किया है। देखिए, मिर्जापुर की भी जनता की अभी हमने जो बात किया है, उन लोग का भी कहना है कि जो बाबा है वो बहुत बड़े आदमी है। बिल्कुल, यानी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन कमलेश, यहाँ पर सवाल यही कि आखिर हाथरस में इतना बड़ा जो हादसा होता है, 123 लोगों की जान चली जाती है, आखिर जिम्मेदार कौन? और जो जिम्मेदार है आखिर उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा, कब वो सलाखों के पीछे दिखाई देंगे, इस पर सभी की निगाहें। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।